सो हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज की क्लास में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड एक ऑप्शन आता है हाइप भी करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी मेंबर डैश ऑन टाइम। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, किस तरीके की बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टाइप ऑफ मूड्स के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। मूड क्या होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में कुछ मूड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के भी मूड होते हैं ना, तो वहाँ पर यहाँ पर भी कुछ मूड्स होते हैं। इनको पहले समझते हैं। ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इनसे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आपको ये देखने में तो सिंपल लग रहा होगा, और आप क्या करोगे यहाँ पर एवरी मेंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप ये समझो कि इट का तो ये वर्ब है, और एवरी मेंबर के अकॉर्डिंग हम अराइव्स लगा दें, क्योंकि ये सिंगुलर है। बट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है। सबसे पहला जो हमारा मूड होता है वो होता है इंडिकेटिव मूड, ठीक है। इंडिकेटिव, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम मूड पे भी क्वेश्चंस बना दीजिए और समझा दीजिए। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ और आपका हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पर बच्चों को पता ही नहीं होती ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से, ये क्वेश्चन बने कहाँ से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा इंडिकेटिव मूड। इसका क्या पहचान होती है, ये क्या होता है, मतलब नॉर्मल बात करता है। जो भी आप रोज़मर्रा में बात करते हो, या भी कोई ऐसा जैसे मैं बोलूँ कि शी इज़ अ टीचर, शी इज़ अ टीचर, ठीक है। शी इज़ अ टीचर, ये क्या हो गया, हमारा इंडिकेटिव मूड हो गया, ठीक है। ये इसमें कोई फैक्ट की बात हो रही हो या नॉर्मल बात हो रही हो, तो ये हो गया इंडिकेटिव मूड। इसमें स्टेटमेंट हो या कोई फैक्ट की बात करते हैं। नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो इसमें कोई स्टेटमेंट होगा या फिर कोई फैक्ट होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडिकेटिव मूड होता है। सेकंड टाइप का जो होता है वो होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर में वो होता है इम्पेरेटिव मूड, ठीक है। अब मैं पहचान भी बताऊंगी, एग्जाम में अगर आ जाए पूछने के कौन सा मूड है तो आप बता भी पाएंगे, ठीक है। ये होता है इम्पेरेटिव मूड। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है, और यू इसमें अक्सर क्या होता है ना, छिपा रहता है। यू इसमें हमेशा इसमें हिडन होता है। एंड अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ आपको तो हो जाएगा ओपन द डोर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव मोड हो गया, ठीक है। और लास्ट हमारा जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव मोड, सब्जेक्टिव मोड, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें कोई विश बताई जाती है, डिज़ायर बताई जाती है, ठीक है, और कोई कंडीशन होती है, ठीक, जिसको आप कंडीशनल सेंटेंस बोलते हो। सजेशन होता है इसमें कोई, ठीक है, सजेशन होता है, कल्पना होती है, सलाह होती है, ठीक है। और इनके जो कॉमन वर्ड होते हैं, जैसे इफ़ हो गया, विश हो गया, एज इफ़ हो गया, वुड हो गया, रादर हो गया, इट इज़ हाई टाइम हो गया, सजेस्ट हो गया, डिमांड हो गया, इंसिस्ट हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, आई विश आई वर, काश मैं अमीर होता, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में और जल्दी से बता दिया है कि मूड कितने तरीके के होते हैं। 3 तरीके, इंडिकेटिव मूड हो गया, इम्पेरेटिव हो गया, सब्जेक्टिव मूड हो गया। इंडिकेटिव मूड में स्टेटमेंट एंड फैक्ट होता है, जैसे शी इज़ अ टीचर, ही इज़ अ बॉय, इस तरीके से। इम्पेरेटिव में हमेशा ओपन द डोर, क्लोज द डोर, स्विच ऑन द फैन, इस तरीके से होता है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनको हम आप आसानी से पहचान सकते हैं, इम्पेरेटिव मूड होते हैं। और सब्जेक्टिव मूड में विश होता है, डिज़ायर होता है, कंडीशन होता है, सजेशन होता है। और इनको पहचानने की जो इनके वर्ड्स होते हैं, अगर मैं इनके वर्ड्स की बात करूँ, आप इनको पहचानेंगे कैसे, तो इनके कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ तो आई विश हो गया, ठीक है, सब्जेक्टिव मूड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। आई विश, आई इफ़ हो गया, इफ़ हो गया, विश हो गया, एज़ इफ़ हो गया, एज़ इफ़ हो गया, ठीक है। एंड वुड रादर हो गया, वुड रादर आपको देखने को मिल रहा है कहीं पर, वुड रादर हो गया। एंड इट इज़ हाई टाइम हो गया, इट इज़ हाई टाइम हो गया, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम हो गया, सजेस्ट हो गया, डिमांड हो गया, सजेस्ट हो गया, डिमांड हो गया, ठीक है। एंड इंसिस्ट हो गया, इंसिस्ट हो गया। इन सबको देख के आप पहचान सकते हो कि ये क्या है, सब्जेक्टिव मूड है। तो अब यहाँ देख लो ये किस तरीके का सेंटेंस है हमारा। अब यहाँ से आप पहचान सकते हो, इट इज़ एसेंशियल लगा है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल लगा है, तो ये हमारा क्या हो गया। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्टिव मूड है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपका सेंटेंस इट इज़ एसेंशियल से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ क्रूशियल से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ वाइटल से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ मैंडेटरी से स्टार्ट हो रहा है, एंड उसके बाद में दैट आ रहा है, ठीक है। आपको याद रखना है दैट आ रहा है, तो उसके बाद में हम सब्जेक्टिव मूड का यूज़ करेंगे। यानी कि हम चाहे हमारा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, ठीक है। आपको याद रखना है, चाहे आपका सब्जेक्ट यहाँ पर एवरी मेंबर है या फिर एवरी मेंबर्स होता, यहाँ पे मैं कर दूँ एवरी मेंबर्स होता,
आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना ही नहीं है। यहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, बिना एस ई एस वाला होगा, यानी वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब बताओ वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी होगी, बेस फॉर्म तो अराइव हो जाएगी ना। अराइव से तो सारे वर्ड बने, अराइव से तो अराइव्स बना है, अराइव से अराइव्ड बना, अराइव से हैज़ अराइव्ड, हैव अराइव्ड, सारे तो अराइव से ही बने हैं ना। तो ये हमारी जो बेस फॉर्म होती है वो रूट वर्ड होता है, किसी भी वर्ड का रूट वर्ड होता है, तो रूट वर्ड को ही हम बेस वर्ब कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बेस वर्ब हो जाएगा। आपको यहाँ नहीं ध्यान रखना, आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगर इन सब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किसके से, इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ क्रूशियल, इट इज़ वाइटल, इट इज़ मैंडेटरी, उसके बाद में आपका दैट आ रहा है, तो हमेशा हम अपनी बेस फॉर्म यानी रूट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, द जज ऑर्डर्ड दैट ही डैश रिलीज्ड इमीडिएटली। ये क्या है, ये भी क्या है, सब्जेक्टिव मूड है। यहाँ पर ऑर्डर्ड आया है, ठीक है, ऑर्डर दिया कि उसको छोड़ दो। आपको याद रखना, ये सारे वर्ड आपको याद रखना, डिमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, अभी मैं आपको लिख चुकी हूँ, कुछ बचे हुए यहाँ लिख दे रही हूँ, इंसिस्ट हो गया, ठीक है, इंसिस्ट हो गया, सजेस्ट हो गया, सजेस्ट हो गया, रिकमेंड हो गया, रिकमेंड हो गया। ये जो वर्ब्स होती हैं ना, इनके बाद में क्या होता है, दैट क्लॉज आता है। जैसे यहाँ दैट क्लॉज आया है तो वर्ब की बेस फॉर्म यानी वी फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी इज एम आर वॉज वर का यूज़ नहीं होगा। ये जो वी है ना, इसी के तो ये सारे फॉर्म हैं, ई बी से इज़ बना है, वॉज बना है, बीइंग बना है, तो हमारा जो बेस फॉर्म है, जो रूट है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में बी का जो बी से ही सारे बने हुए हैं, तो बी हमारा बेस फॉर्म होता है, तो हम बी का यूज़ करेंगे, या ही हो, शी हो, दे हो, कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ही डैश हार्डर ही वुड हैव सक्सीड। ये थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस है, मिक्स लिए ना इसमें समझाने के लिए भी लिए। ये थर्ड कंडीशनल है, पास्ट की अधूरी इच्छा या कंडीशन को दिखा रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ़ होता है प्लस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यानी हैड प्लस बी थ्री हो जाएगा, हैड प्लस बी थ्री हो जाएगा, और जो कॉमा के बाद का जो क्लॉज होता है वो वुड हैव प्लस बी थ्री बनता है, ठीक है, वुड हैव प्लस बी थ्री में बनता है। तो वुड हैव प्लस बी थ्री हमें दिया है, हमें क्या चाहिए, हैड वर्क चाहिए, हैड प्लस बी थ्री चाहिए ना, तो हो जाएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई डैश देयर नाउ। यदि तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैं वहाँ होता। ध्यान देने वाली बात है कि लास्ट में लिखा है नाउ, ये याद रखना है आपको, नाउ लिखा हुआ है, शर्त पास्ट की है, हैड इन्फॉर्म है, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में भी है, यानी नाउ पे पड़ रहा है, तो मैं वहाँ पे अभी भी होता। जब पास्ट की कंडीशन का असर प्रेजेंट में हो तो स्ट्रक्चर हमारा जो होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पीपी यानी पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और वुड प्लस बी वन होता है, वुड प्लस बी वन होता। क्यों होता है, क्योंकि यानी बी वन यानी वेस्ट फॉर्म, वर्ब की वेस्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर जो पास्ट की बात करें, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, तुमने मुझे इन्फॉर्म किया, तो मैं यहाँ नाउ की बात कर रहा है, जब पास्ट का जो असर है प्रेजेंट में भी है, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी वुड बी हो जाएगा, यानी बेस फॉर्म बी वन यानी वुड बी हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, हैड शी अपोलोजाइज्ड आई डैश हर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वर्जन का है, इन्वर्जन इन थर्ड कंडीशनल है। ये क्वेश्चन 3 का एक अलग रूप है। इफ़ या इफ़ हटाते हैं तो हैड का सब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो यानी इन्वर्जन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस बी थ्री वाला हो जाएगा। हैड शी, इफ़ ये यहाँ इफ़ मान लो तब समझ में आएगा, इफ़ शी हैड, अब तो समझ में आ गया ना, ऐसे कर लेना एग्जाम में सही, ठीक है। तो आगे का क्लॉज समझ में आ रहा है ना, वुड हैव प्लस बी थ्री वाला हो जाएगा। वुड हैव प्लस बी थ्री कहाँ है, हमें दिख रहा है, सी में दिख रहा है, वुड हैव प्लस बी थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई विश आई डैश द आंसर येस्टरडे, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ हो जाएगा जब हम विश या फिर इफ़ ओनली के साथ में पास्ट यानी येस्टरडे की बात करते हैं, लास्ट ईयर की बात करते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर की बात करते हैं, अफसोस जताते हैं, तो पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस बी थ्री का यूज़ होता है। अगर प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट यानी न्यू आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, बी हो जाएगा, हैड नोन। ये पास्ट की बात हो रही है ना, इसलिए हमने हैड नोन लगाया, हैड प्लस बी थ्री। अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ पर हम न्यू भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ही टॉक्स एज इफ़ ही डैश एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ हो जाएगा न्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा न्यू हो जाएगा? एज इफ़ एज दो का मतलब होता है मानो कि। जब हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, अनरियल स्थिति को बताते हैं, तो हम V2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा मानो कि वह जानता हो, ठीक है। असल में नहीं जानता, फिर भी हम इस पर V2 का यूज़ करते हैं। हो जाएगा एज इफ़ की वजह से हमने यहाँ पे V2 का यूज़ किया है। आपको याद रखना कौन कौन से वर्ड हो, एज इफ़ हो, एज दो हो, ठीक है। मानो कि वह जानता हो, इस तरीके की बात करता है तो हम V2 का यूज़ करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आपने रटा होगा इट इज़ हाई टाइम हो तो V2 लगा देना, पर आपने दूसरा कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन दो जो है वो कभी आपने पढ़े हैं? नहीं पढ़े ना। तो आज मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। डिटेल क्या है इसकी? इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही स्पेशल रूल है। इट इज़ टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ अबाउट टाइम हो, ऐसी अगर फ्रेजेस आपको सेंटेंसेस में दिख रही हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसका हिंदी मतलब होता है यही सही समय है, कोई काम किया जाना चाहिए, यानी ऑलरेडी थोड़ी सी देर हो चुकी है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे आपका कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट का यूज़ किया होगा। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट को देखा जाता है, इसके फ्रेज़ के तुरंत बाद, यानी कि सब्जेक्ट हो, यू हो, वी हो, दे हो, आपको याद रखना है। इसके बाद में ये ज़रूर होना चाहिए, तभी आप V2 लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे यार? इट इज़ हाई टाइम के बाद में सब्जेक्ट आए तो उसके तुरंत बाद हम सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, भले ही बात प्रेजेंट में कही जा रही हो। हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्यों करना है मैं बता रही हूँ। प्लस यहाँ पे V2 का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पर अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ा होगा, आगे का मैं पढ़ाती हूँ। दूसरा केस क्या कहता है? जब फ्रेज़ के बाद कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। जब ये आपकी फ्रेज़ है, इसके बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये रूल लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो ऊपर वाला जो V2 है ना, पूरी तरह से फेल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम 2+B1 का यूज़ करेंगे, 2+B1 का यूज़ करेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा हो जाएगा। देखो मैं वो लिखती हूँ, एग्जाम्पल लिखती हूँ। इट इज़ टाइम डैश होम, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज़ टाइम यू गो होम, शी गो होम, शी इस तरीके का कुछ है नहीं है ना, तो हम 2+B1 यानी गो का यूज़ करेंगे। 2 के साथ में B1 आता है, आपको याद रखना है। इट इज़ हाई टाइम टू टेक एक्शन, इट इज़ हाई टाइम टू टेक एक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हम B2 का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट नहीं है तो हम 2+B1 का यूज़ करेंगे। आपको याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई नेक्स्ट जून शी डैश हेयर फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब हम भविष्य के किसी समय पे वाई नेक्स्ट जून तक का किसी काम को लगातार करते रहेंगे, तो इसको दर्शाने के लिए जो दिया है फॉर 10 ईयर्स भी दिया गया है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, यानी विल हैव बीन प्लस वर्ब में ING, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, नो सूनर डैश देन द लाइट्स वेंट ऑफ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा इन्वर्जन विद नो सूनर, ठीक है। जब हम सेंटेंस को नो सूनर से शुरू करते हैं तो जो इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? हो जाएगा हमारा हैड आई एंटर्ड, यानी वर्ब पहले आएगा, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट हार्डली डैश द स्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो सूनर की तरह यहाँ पे हार्डली, स्केर्सली, बियर भी इन्वर्जन लेता है, बस इतना सा फ़र्क है, इसके आगे वैन लगता है और नो सूनर के आगे THE एंड देन लगता है, ठीक है। तो हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा हैड बी लेफ्ट हो जाएगा, हैड बी लेफ्ट हो जाएगा। इन्वर्जन हुआ है ना, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ओनली आई डैश हिम अर्लियर। यदि मैं उसे पहले जानता हूँ, तो इफ़ ओनली का मतलब है आई विश, ठीक है। जैसे कि पहले भी हम इसको कर चुके हैं, अर्लियर पास्ट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर हैड प्लस B3 का यूज़ करेंगे, हैड मेट हो जाएगा, हैड मेट यानी हैड प्लस B3 का यूज़ करेंगे, यानी अर्लियर की बात कर रहे हैं, यानी पहले की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए हमने हैड प्लस B3 का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, शी इंसिस्टेड दैट शी डैश द ट्रुथ। इंसिस्टेड को मैं बता चुकी हूँ, ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? इंसिस्टेड की बात जब मैं करूँ सब्जेक्टिव मूड हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले ही बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया। इंसिस्टेड दैट के बाद में इंसिस्टेड लगा हो, फिर दैट लगा हो, याद आ गया ना। तो हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, चाहे यहाँ पर ही हो, शी हो, दे हो, कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेल हो जाएगा। बेस फॉर्म तो टेल ही होगा ना, टेल से टेल्स बना है, टेल से टोल्ड बना है, हैज़ टोल्ड, तो बेस फॉर्म हमारा जो रूट वर्ड है वो हमारा टेल है। नेक्स्ट है,
वर आई रिच, आई डैश द हाउस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड कंडीशनल इन्वर्जन है, काल्पनिक स्थिति हाइपोथेटिकल प्रेजेंट बताया जा रहा है। वर आई रिच का मतलब है इफ़ आई वर रिच, इसका मतलब क्या है? इफ़ आई वर, यदि मैं पैसिव वाला, इफ़ आई वर रिच, इसका मतलब ये, तो आगे का अब तो सिंपल हो जाएगा, समझा दिया मैंने, तो वुड बाई यानी वुड प्लस बी वन हो जाएगा, ठीक है, वुड बाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, हैड इट नॉट बीन फॉर यू आई डैश, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? हैड इट नॉट बीन फॉर यू एक फ्रेज है, ये क्या है? हैड नॉट बीन फॉर यू एक फ्रेज है, कॉमा भी लगाया ना, इससे पता चल रहा है ना कॉमा लगा है, इसका मतलब अगर तुम ना होते, अगर तुम्हारी मदद ना होती, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है, तो ये थर्ड कंडीशनल, इसके बारे में भी हमें आगे क्या लगाना? वुड हैव प्लस बी थ्री लगाना है, ठीक है, तो हो जाएगा वुड हैव प्लस बी थ्री, यानी कि वुड हैव फेल्ड हो जाएगा, ठीक है, ये एक फ्रेज है पूरा, तो आई वुड हैव फेल्ड अगर तुम ना होते, इसका मतलब है अगर तुम ना होते, अगर तुम साथ हो, इस तरीके की बात कर रहा है, अगर तुम ना होते, तुम ना होते, ठीक है, तो यहाँ पर हम वुड हैव प्लस बी थ्री का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई डैश सच अ केस, तो ये क्या है? जब भी सेंटेंस की शुरुआत दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकंड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम, दिस इज़ द वर्स्ट वेस्ट से होती है, तो हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी हैज़ है प्लस बी थ्री का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा हैव सीन हो जाएगा, किस किस हो? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हो, और क्या हो? दिस इज़ द सेकंड टाइम हो, यहाँ पे थर्ड भी हो सकता है, ठीक है, और दिस इज़ द वर्स्ट हो, दिस इज़ द लगा हो, बेस्ट हो, दिस इज़ द बेस्ट हो, वर्स्ट हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है, हैव, हैज़ प्लस बी थ्री का यूज़ करते हैं, यानी हैव सीन हो जाएगा। बाई नेक्स्ट टाइम ही अराइव्ड दे डैश, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पास्ट बिफोर पास्ट, जब पास्ट के भी एक दो काम एक से पहले होते हैं, ठीक है, बाय द टाइम ही अराइव्ड, तो एक तो सिंपल पास्ट में बनता है, यानी बी टू बन चुका है, दूसरा वाला यानी किस में बनेगा हमारा? जो बनेगा पास्ट परफेक्ट बनेगा, यानी हैड प्लस बी थ्री में बनेगा, हैड प्लस बी थ्री में बनेगा, एक तो बन चुका है ना, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, इफ़ शी डैश केयरफुली शी वुड नॉट बी इन ट्रबल नाउ, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये फिर से उसे क्वेश्चन 4 की तरह मिक्स्ड कंडीशनल है, उसने पास्ट में गाड़ी ध्यान से चलाई होती, यानी हैड ड्रिवन का नतीजा ना होता, तो यहाँ पर नाव मुसीबत में ना पड़ती, तो यहाँ पे नाव की बात कर रहा है, तो यानी पास्ट का जो असर है प्रेजेंट में भी दिख रहा है, ये आपको याद रखना है, जब पास्ट का असर प्रेजेंट में भी दिखता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है, तो क्या यूज़ करता है? वुड नॉट बी के पास्ट कंडीशन के लिए हैड प्लस बी थ्री का यूज़ हो जाएगा, वुड नॉट, यहाँ पर इफ़ शी केयरफुली शी वुड नॉट, या तो ये लगा हुआ है, तो हमें हैड प्लस बी थ्री का यूज़ करना है, इधर का हमें लगाना, वहाँ हमने उधर का लगाया था, तो ये हो जाएगा। द टीचर सजेस्टेड दैट एवरी स्टूडेंट डैश साइलेंस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ये क्या सब्जेक्टिव मूड है, सजेस्ट की बात आ रही है ना, सजेस्ट मैंने बताया ना आपको, सजेस्ट वर्ड है, उसके बाद दैट आ जाए, तो आने की वजह से सब्जेक्टिव मूड का काम कर रहा है, इसलिए एवरी स्टूडेंट है, तो रिमेन्स ना लगाकर हमें रिमेन लगाना होगा, क्योंकि रिमेन ही हमारा रूट वर्ड है, रिमेन से ही रिमेन्स बना है, रिमेन जो भी बना लो, तो रिमेन ही आएगा इसमें, ठीक है। आई वुड रादर यू डैश हेयर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 में? तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? वुड रादर प्लस सब्जेक्ट हो, अगर सेंटेंस में वुड रादर हो तो आई वुड रादर गो बी बनाता है, तो वुड रादर के बाद में सब्जेक्ट जैसे यू आ जाए तो हम सिंपल पास्ट यानी वी टू का यूज़ करते हैं, तो स्टेट सही रहेगा यहाँ पे, अभी मैं बता चुकी हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। बाई टुमारो इवनिंग दे डैश द वर्क, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जब हम कहते हैं कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक, यानी बाई टुमारो इवनिंग काम समाप्त हो चुका होगा, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी विल हैव प्लस बी थ्री का यूज़ करेंगे, तो विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वी हैव ही बिहेव्ड एज दो, अभी एज दो वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता चुकी हूँ, कितने लोगों को याद है? तो ये आपका होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है, अनलेस ही डैश नाउ ही विल मिस द ट्रेन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ हो जाएगा, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, अनलेस और इफ वाले क्लॉज में विल शैल का यूज़ नहीं होता है, आपको याद रखना है। मेन क्लॉज यानी फ्यूचर टेंस यानी विल मिस में से कंडीशनल क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो हो जाएगा लीव्स हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ही लीव्स नाउ ही विल, एक तो प्रेजेंट में रहेगा और सिंपल प्रेजेंट में, एक सिंपल फ्यूचर में रहता है, तो ये कौन सा है? ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ़ आई डैश यू आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट। यदि मैं तुम्हारी जगह हो तो एक्सेप्ट ना करता है। वर्तमान की मतलब जब हम यानी प्रेजेंट की कोई ऐसी कल्पना की बात करते हैं जो रियल नहीं, नामुमकिन है, तो ही शी इट कुछ भी हो हम वर का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ही डिमांडेड दैट द रिपोर्ट, वही आ गया, डिमांडेड के साथ में दैट लगा हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव मूड का क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन हमारा सबमिट हो जाएगा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिपोर्ट है या रिपोर्ट्स है, कुछ भी हो, हमें अपना रूट वर्ड ही लगाना है। नहीं क्या हो जाएगा, नहीं गलत हो गया। शी डिमांडेड दैट द रिपोर्ट डैश सबमिटेड, ये है पैसिव है। शी डिमांडेड दैट द रिपोर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट खुद सबमिट नहीं हुई है, पैसिव में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब पैसिव में होगा तो बी प्लस बी3 का यूज़ होगा, पैसिव तो बनता ही है ना बी3 लगा के। डिमांडेड दैट के वजह से सब्जेक्टिव मूड है, यानी बेस फॉर्म यानी बी आएगा, क्योंकि रिपोर्ट खुद सबमिट नहीं हुई है ना, तो पैसिव में तो बी3, ये भी आपको याद रखना है, बी प्लस बी3 का यूज़ करना है, तो बी प्लस बी3 का यूज़ करना है क्योंकि ये पैसिव है। तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, शी डिमांडेड दैट द रिपोर्ट बी सबमिटेड टुडे हो जाएगा। अगर आप कर दो रिपोर्ट सबमिट, तो रिपोर्ट ने सबमिट किया, इसने डिमांड किया कि रिपोर्ट ने सबमिट किया, तो नहीं ना, रिपोर्ट खुद थोड़ी कुछ करेगी, रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा, तो इसलिए हमारा हो जाएगा यानी पैसिव में जाएगा। तो पैसिव में जब होगा तो भी हम लगाएंगे बी की फॉर्म लगाएंगे, बेस फॉर्म लगाएंगे, बी लगा दिया, और पैसिव में इसलिए बी3 लगाएंगे, पैसिव की तो पहचान ही होती है बी3 होता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ना है ये भी मुझे बता देना, तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँ। एंड क्रिटिसिज्म पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हे